हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग एनएसओ चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर हर्बिसाइड्स, इनमें से कौन कौन से जो दिए गए हैं 10 ठो नाम, उनमें से कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं बोल के बोला गया है। पहला तो ये जान लेते हैं कि हर्बिसाइड्स का मतलब क्या है। हर्ब से हर्बिसाइड आया है, एन एजेंट और यूजुअली केमिकल फॉर किलिंग और इनहिबिटिंग, मारने के लिए और कम करने के लिए द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स सच एज रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चरल वीड एंड इन्वेसिव स्पीसीज इज कॉल्ड एज हर्बिसाइड। मतलब हर्बिसाइड क्या है, वो एक केमिकल है जो कि हम लोग मिट्टी में स्प्रे करते हैं और अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम वहाँ से अनवांटेड प्लांट्स को, वो में भी लोकल हो या एग्रीकल्चरल वीड्स हो और इन्वेसिव स्पीसीज हो, उन्हें हमारे मेन क्रॉप से दूर रखने के लिए हम लोग हर्बिसाइड का अप्लाई करते हैं। समझ में आया। इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। वीड्स को और हर्ब्स को दूर रखने के लिए अनवांटेड प्लांट्स को हर्बिसाइड स्प्रे किया जाता है। तो अभी ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी एग्जाम्पल हैं, इन्हें हमें याद ही रखना पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, ये सब याद ही रखना पड़ेगा नाम सारा। तो ऑप्शंस हैं मेलाथीन, सिमाजीन, डिस्टॉन, बूटाक्लोर, डालाफॉन, मेटाक्लोर, MCPA, गैमेक्सिन, 2,4-D, BHC। समझ में आया। तो इनमें से जो हमें बोला गया है कि कौन कौन से हर्बिसाइड हैं, तो इनमें से हर्बिसाइड हैं मेटाक्लोर, सिमाजीन, MCPA, बूटाक्लोर, 2,4-D एंड डालाफॉन। ये सभी हर्बिसाइड्स के नाम हैं। और इनमें से कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी हैं जिनके नाम हैं मेलाथीन, डिस्टॉन, ग्रामेक्सिन एंड BHC आर सम ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कौन कौन से हर्बिसाइड हैं जो कि पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टेक ए बीकर, एक बीकर लेना है एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, उस बीकर के हाफ तक हमें पानी रख लेना है। पुट सम व्हीट सीड इन इट, उनमें कुछ व्हीट के सीड्स डालने हैं। स्टर इट, उससे मिला लेना है। एंड वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम वेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें से क्या कंक्लूज़न आएगा, इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि जो लाइटर सीड होंगे या डैमेज सीड होंगे वो सभी पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होंगे। और उनमें से जो हेल्दी सीड होंगे वो लोग क्या होगा, सरफेस के बॉटम में जाके रह जाएंगे, वो लोग फ्लोट नहीं करेंगे। तो अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, हेल्दी सीड्स बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हेल्दी सीड तो लाइटर नहीं होंगे, हेल्दी सीड तो हेवियर होंगे जो कि बॉटम में रह जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद ऑप्शन बी, डैमेज सीड्स बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैमेज सीड जो होंगे और लाइटर सीड जो होंगे वो ऊपर फ्लोट करेंगे। ऑप्शन सी देख लेते हैं, सम हेल्दी सीड्स एंड सम डैमेज सीड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्दी सीड ज़्यादा भारी होंगे और वेट उनका ज़्यादा होगा, इसीलिए वो बॉटम में ही रह जाएंगे। तो ऑप्शन सी भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी, डैमेज सीड बीइंग हेवियर सेटल डाउन एट द बॉटम, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों के लिए करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय द अदर क्रॉप।
इनमें से ऐसा कौन सा ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसमें कि कौन कौन से प्लांट लगाए गए हैं, ग्रीन बीन्स, मेज, राइस और पी। इनमें से ऐसा कौन कौन सा प्लांट है जिनको कि हम लोग अगर एक साथ ग्रो करेंगे एक फील्ड में तो एक प्लांट दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। समझ में आया? तो ऐसा कौन कौन सा प्लांट है जिनको कि अगर हम लोग एक साथ फील्ड में ग्रो करेंगे तो ये लोग एक दूसरे का रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रेंट को फुलफिल करेंगे। तो देखिए यहाँ तो ऑप्शन दे दिया गया है। ये जो न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट एक प्लांट और एक क्रॉप दूसरे क्रॉप का करता है, इसको हम लोग क्रॉप रोटेशन बोल के बोलते हैं, क्रॉप को रोटेट करना। In agricultural practice, we can see that the maize is grown along with soyabean और green beans। हम लोग अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेज को सोयाबीन या ग्रीन बीन्स, जो कि कौन टाइप के प्लांट्स हैं, लिग्यूम टाइप के प्लांट्स हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, क्योंकि एज दीज आर लिग्यूमिनस प्लांट्स which have bacteria attached to their root nodules which help in nitrogen fixation, जिसके बारे में कि हम लोग क्लास 7 और क्लास 8 दोनों में पढ़ चुके हैं। राइजोबियम एक एग्जाम्पल है जो कि लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। समझ में आया? ये समझ में आया पहले कि क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं और क्या हेल्प करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो लिग्यूमिनस प्लांट हैं, इन्हें अगर हम लोग ग्रास वाले प्लांट्स के साथ जैसे कि व्हीट के साथ, मेज के साथ अगर रोटेट करके लगाएंगे या ग्रो करेंगे तो ये एक दूसरे के रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये परफेक्ट डायग्राम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रो मेज, एक रो ग्रीन बीन्स, फिर एक रो मेज, फिर एक रो ग्रीन बीन्स का ग्रो किया गया है। तो ये परफेक्ट क्रॉप रोटेशन है जिसमें कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा। अभी बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन बी में सर्किल तो मेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमंड वाला शेप जो है वो राइस है, फिर मेज है, फिर राइस है। तो ये जो राइस और मेज है, मेज तो एक ग्रास क्रॉप है, लेकिन जो राइस है ये हमारा एक सीरियल क्रॉप है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। अभी ऑप्शन सी में आ जाते हैं। स्टार जो है ग्रीन बीन्स और डायमंड शेप जो है राइस है। तो हमें पता है ग्रीन बीन्स तो लिग्यूम टाइप के प्लांट्स में गए और हमारा जो राइस है वो एक सीरियल क्रॉप है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और एक साथ ग्रो करना इन्हें मुश्किल है, क्योंकि राइस को ज़्यादा पानी चाहिए और हमारे जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं उन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, NPK फर्टिलाइजर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम सॉल्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है। जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं जनरली वो लोग वाटर सॉल्युबल होते हैं, उन्हें डाइल्यूट करने के बाद ही स्प्रे किया जाता है ज़मीन में, क्रॉप में, उसके बाद जाके स्प्रे किया जाता है। समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, NPK रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम सॉल्ट, ये परफेक्ट है, लेकिन जो इनसॉल्युबल इन वाटर बोला गया है ये गलत है, क्योंकि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद बाकी सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी देखिए, कंपोस्ट इज मेड बाय बरिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन ए पिट एंड इज़ रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट। ये बिल्कुल सही बोला गया है। ऑर्गेनिक मटेरियल तो है, कंपोस्ट डिकम्पोजर्स से बना है, डिकम्पोजिशन से बना है। रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, यस, क्योंकि ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कंपोस्ट बना है डेड प्लांट्स
एनिमल्स, लीव्स, ट्विग्स, इन सब को मिला के बना है, इसीलिए वो रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट है। उसके बाद ऑप्शन सी, पोंगल एंड बिहू आर सेलिब्रेटेड एज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप। हाँ, ये सारे फेस्टिवल हार्वेस्टिंग क्रॉप है, जैसे कि उड़ीसा में नुआखाई है, उसी तरह से अलग अलग स्टेट में सभी का कोई ना कोई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। उसके बाद ऑप्शन डी, ग्रैनरीज आर लार्ज बिल्डिंग्स वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ये जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, ग्रैनरीज एंड सीलो आर लार्ज बिल्डिंग्स वेयर द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हो गया हम लोगों का मतलब इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट। समझ में आया? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्रॉप प्लांट में बी अटैक्ड बाय डिजीजेस, ये तो ट्रू है, विच अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। अगर कोई प्लांट में कीड़े या किसी भी टाइप का इंसेक्ट या कोई भी फंगस का अटैक हो जाएगा तो उसके प्रोडक्शन तो कम हो ही जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोले गया है, बैक्टीरिया इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज लाइक। इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है? तो जो जो डिजीज दिए गए हैं उनके नाम हैं, फर्स्ट ए ऑप्शन, स्मट ऑफ व्हीट, विल्ट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बोथ ए एंड सी। तो इनमें से जो है विल्ट ऑफ पोटैटो, ये है बैक्टीरियल कॉज करने वाला डिजीज़, और ऑप्शन ए और सी जो हैं ये दोनों फंगल डिजीज़ हैं, स्मट ऑफ व्हीट एंड ब्लिट ऑफ पोटैटो। समझ में आया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। विल्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 11 से 15 तक डिस्कस कर लिया है। आप लोग भी एक एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।